Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BGS 183 Writing and Study Skills, Block First, Most Repeated Questions. What is critical thinking? Explain its importance. क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को केयरफुली एनालाइज करते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ क्या पर फोकस नहीं करते बल्कि क्यों और कैसे पर भी फोकस करते हैं। ये इमोशंस के बजाय फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स इन मेकिंग बेटर डिसीजंस। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं तो आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते, आप सिचुएशन के हर एस्पेक्ट को देखते हैं और ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं, जिससे डिसीजन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये आपको किसी प्रॉब्लम की गहराई तक पहुंचने में मदद करते हैं। इससे आप पुराने और बेकार तरीके के बजाय नए और इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं। एनकरेजेस लॉजिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आप दूसरों की बातों में जल्दी नहीं आते, आप अपने दिमाग और लॉजिक का इस्तेमाल करके खुद के ओपिनियंस बनाते हैं, जो आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के ज़माने में फेक न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है। क्रिटिकल थिंकिंग से आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सी इन्फो सही है और कौन सी आपको गुमराह करने के लिए बनाई गई है। इम्प्रूव्स एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च, स्टडी के वक्त आपको बहुत सारे बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से आप ये समझ पाते हैं कि कौन से सोर्स रिलेबल हैं और अपनी बात को लॉजिकली कैसे पेश करना है। डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, जब आपके पास फैक्ट्स और लॉजिक होते हैं तो आप डरते नहीं हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने रख सकते हैं क्योंकि आपने उस पर रिसर्च की होती है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज या न्यूज़ देखते हैं तो एक क्रिटिकल थिंकर उस पर भरोसा नहीं करेगा। वो पहले देखेगा कि न्यूज़ कहाँ से आई है और क्या इसका कोई प्रूफ है। कंक्लूजन, इन शॉर्ट क्रिटिकल थिंकिंग हमें एक रिस्पॉन्सिबल लर्नर और एक स्मार्ट डिसीजन मेकर बनाती है जो हर चीज़ को समझ बूझ कर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग? एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स एंड इम्पोर्टेंस। क्रिटिकल रीडिंग एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप राइटर की बातों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं और उसकी सही वैल्यू समझते हैं। स्टेप्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। सबसे पहले टेक्स्ट का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या हिडन मीनिंग मिस ना करें। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, पढ़ते वक्त ये समझने की कोशिश करना कि राइटर आखिर कहना क्या चाहता है और इस पूरे टॉपिक का मेन थीम क्या है, मुद्दा क्या है। फाइंड सपोर्टिंग डिटेल्स, मेन आइडिया को प्रूव करने के लिए राइटर ने जो एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स या डेटा दिया है उन्हें ढूंढें और नोट करें। इवेल्युएट द एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, चेक करें कि जो फैक्ट्स राइटर ने दिए हैं वो सच है या नहीं, क्या उन बातों का कोई लॉजिक है या वो भी बस राइटर ने अपनी पर्सनल राय दी है। आस्क क्वेश्चंस अबाउट द इंफॉर्मेशन, पढ़ते वक्त अपने दिमाग में सवाल उठाएं जैसे ये डाटा कहाँ से आया, क्या राइटर सही बोल रहा है या इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है। फॉर्म योर ओन ओपिनियन, पूरे टेक्स्ट को अच्छे से समझने के बाद अपना खुद का एक लॉजिकल ओपिनियन बनाएं कि आप राइटर की बात से एग्री करते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस, इम्प्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपकी रीडिंग और समझने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है जिससे मुश्किल टॉपिक्स भी आसान लगने लगते हैं। डेवलप्स एनालिटिकल थिंकिंग, ये आपके दिमाग को ट्रेन करता है ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े करके उसकी गहराई को अच्छे से समझ सकें। हेल्प्स इन राइटिंग असाइनमेंट्स, जब आप अच्छे से क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो आपके पास बढ़िया पॉइंट्स होते हैं, इससे आप अपने असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स में बेटर आंसर लिख पाते हैं। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, सही और गलत इन्फॉर्मेशन के बीच का फ़र्क समझकर आप रियल लाइफ में भी बेटर और सही डिसीजन ले पाते हैं। एनेबल्स रीडर टू आइडेंटिफाई बायस और अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन, इससे आप तुरंत पहचान लेते हैं कि क्या राइटर किसी एक साइड की तरफ मतलब पक्षपाती है या जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल या बुक में दी गई है वो गलत है। एग्जाम्पल, और अगर आप क्लाइमेट चेंज पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो एक क्रिटिकल रीडर बस लाइंस नहीं पढ़ेगा, वो चेक करेगा कि क्या राइटर ने जो बातें कही हैं उनके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च या प्रूफ है या नहीं। कंक्लूजन,
इन शॉर्ट, क्रिटिकल रीडिंग हमें एक एक्टिव रीडर बनाती है जो इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उस पर सवाल उठाना और सही सीखना जानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड इंटरप्रेटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इवेल्युएट्स इंफॉर्मेशन, इसका काम इंफॉर्मेशन को परखना और चेक करना होता है कि वो सही है या गलत। फोकसेस ऑन जजिंग आइडियाज़, ये किसी आइडिया या बात की क्वालिटी, वैल्यू और सच्चाई पर फैसला सुनाती है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो ये स्किल आपको सही रास्ता चुनने में मदद करती है। एग्जाम्पल, क्या ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह सच और रिलायबल है? ठीक है। फिर एनालिटिकल थिंकिंग ब्रेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसका काम बड़ी और मुश्किल इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ना है ताकि उसे समझना आसान हो सके। फोकसेस ऑन एनालाइजिंग फैक्ट्स, ये डेटा, फैक्ट्स और उनके आपस के कनेक्शन को डीपली चेक करती है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, किसी बड़े या उलझे हुए मुद्दे को समझने के लिए ये सबसे ज़रूरी स्किल है। एग्जाम्पल क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम के होने के पीछे आखिर क्या क्या कॉजेज़ हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटरप्रेटिव थिंकिंग अंडरस्टैंड्स द हिडन मीनिंग, इसका काम सिर्फ ऊपर से पढ़ना नहीं बल्कि लाइंस के बीच छुपे असली मतलब हिडन मीनिंग्स को निकालना है। फोकसेस ऑन इंटरप्रेटिंग आइडियाज़ एंड मैसेजेस, ये समझाती है कि सामने वाला आखिर किस संदेश को देना चाहता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड इमोशंस, थीम्स एंड इंटेंशंस, इससे हम राइटर की फीलिंग, उसकी सोच और उसकी मंशा को समझ पाते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन, राइटर इस कहानी या कविता के ज़रिए हमें क्या मैसेज देना चाहता है? कंक्लूजन, तीनों थिंकिंग स्किल्स का अपना अलग अलग काम है, लेकिन ये सभी मिलकर एक लर्नर को सही किसी भी बात का या इंफॉर्मेशन को पूरी तरह और बिना किसी गलती के समझाने में मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन सिंथेसाइजिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सिंथेसाइजिंग का मतलब है अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन लेकर एक नया कॉन्सेप्ट या आइडिया बनाना। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं है बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, किसी एक वेबसाइट या बुक पर डिपेंड मत रहो, अलग अलग आर्टिकल्स, बुक्स और वीडियोस से डिटेल्स इकट्ठा करो, इससे टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज मिलती है। आइडेंटिफाई कॉमन आइडियाज, सभी कलेक्टेड सोर्सेज को ध्यान से पढ़ो, देखो कि कौन सी बातें हर जगह सेम हैं। उन मेन थीम्स और रिपीटिंग पॉइंट्स को नोट करो। कंपेयर द इंफॉर्मेशन, अलग अलग सोर्सेज के फैक्ट्स को आपस में मैच करो, चेक करो कि क्या कोई आर्ग्यूमेंट दूसरे से अलग है। पॉइंट्स के बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझो। कंबाइन द आइडियाज़ लॉजिकली, सारे पॉइंट्स को एक सही सीक्वेंस में अरेंज करो, अलग अलग इंफॉर्मेशन के पीसेस को आपस में कलेक्ट करो, इससे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मीनिंगफुल और क्लियर बनता है। प्रेजेंट द फाइनल अंडरस्टैंडिंग इन योर ओन वर्ड्स, पूरे टॉपिक को समझकर अपने वर्ड्स में लिखो, किसी का डायरेक्टली कॉपिंग मत करो, अपने एनालिसिस से एक नया और फाइनल कंक्लूजन दो। ठीक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने पॉल्यूशन पर 3 अलग अलग बुक से पढ़ा, उसने तीनों से ज़रूरी पॉइंट्स निकाले और उन्हें मिलाकर एक सिस्टमैटिक और बड़ा आंसर लिखा। इस प्रोसेस को ही सिंथेसाइजिंग कहते हैं। इम्पॉर्टेंस, इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल, इससे आपकी अलग अलग बातों को जोड़कर एक अच्छा कंटेंट लिखने की स्किल बेहतर होती है। हेल्प्स अवॉइड प्लेजरिज्म, जब आप खुद अलग सोर्स से पढ़कर हेल्प्स अवॉइड प्लेजरिज्म, जब आप खुद अलग सोर्सेज से पढ़कर अपने शब्दों में लिखते हैं तो कॉपी पेस्ट की गलती नहीं होती। डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, अलग अलग सोर्सेज को कंपेयर करने से आपका दिमाग खुलता है और आप बेहतर सोच पाते हैं। प्रोड्यूसेस बैलेंस्ड एंड कंप्लीट आंसर, इससे आपका आंसर अधूरा नहीं लगता बल्कि उसमें हर तरह की जानकारी शामिल होती है। कंक्लूजन, सिंथेसाइजिंग से स्टूडेंट एक नया मीनिंगफुल और ओरिजिनल वर्क तैयार कर पाते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन एफिक्सेशन विद एग्जाम्पल्स। एफिक्सेशन क्या है? एफिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी मूल शब्द मतलब रूट वर्ड के शुरू में या आखिरी में कुछ नए लेटर्स जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। इस नए शब्द का मतलब अलग होता है। एफिक्सेशन 2 तरह के होते हैं। प्रीफिक्स, जो पहले लगता है, एक प्रीफिक्स को रूट वर्ड के पहले जोड़ा जाता है ताकि उसका मतलब बदल सके। अक्सर ये अपोजिट वर्ड बनाता है। एग्जाम्पल, अनहैप्पी, अन प्लस हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश और अनहैप्पी का मतलब उदास।
तो इम्पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब संभव, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। इलीगल, लीगल का मतलब कानूनी और इलीगल का मतलब गैर कानूनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुफिक्स, जो बाद में लगता है। एक सुफिक्स को रूट वर्ड के बाद में जोड़ा जाता है ताकि उसका ग्रामेटिकल वर्ड या मतलब बदल सके। एग्जाम्पल टीच प्लस ER, टीचर। टीच एक वर्ब क्रिया है, ER लगाने से वो पर्सन बन गया जो पढ़ाता है। हैप्पी प्लस हैप्पीनेस, खुशी की फीलिंग। केयर प्लस फुल, केयरफुल। केयर मतलब ध्यान, केयरफुल मतलब ध्यान रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इम्पॉर्टेंस, एक्सपैंड्स वोकेबलरी, इससे आपको नए नए शब्दों का पता चलता है और आपकी वर्ड पावर बहुत बढ़ जाती है। हेल्प्स अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स, अगर आपको रूट वर्ड का मतलब पता है और प्रीफिक्स सुफिक्स का मतलब पता है तो आप किसी भी नए शब्द का मतलब खुद ही समझ सकते हैं। इम्प्रूव्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, नए वर्ड सीखने से आपकी इंग्लिश पढ़ने और लिखने की कैपेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है। कंक्लूजन, एफिक्सेशन वोकेबलरी बढ़ाने का एक सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। नेक्स्ट क्या है? होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स विद एग्जाम्पल। ये 3 कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो देखने या सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनका मतलब अलग होता है। ठीक है, होमोफोन्स, सेम साउंड, अलग स्पेलिंग और मतलब। होमोफोन मतलब सेम और फोन मतलब साउंड, ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने का तरीका बिल्कुल सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स, राइट और राइट। राइट का मतलब सही या डायरेक्शन भी होती है और राइट का मतलब लिखना। सी का मतलब समुंदर और सी का मतलब देखना। सन का मतलब बेटा और सन का मतलब सूरज। होमोनिम्स, सेम स्पेलिंग और साउंड अलग मतलब। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है लेकिन उनका मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग होता है। एग्जाम्पल्स, बैट, इसका मतलब वो बैट एनिमल जो होता है चमगादड़। बैट यूज्ड इन क्रिकेट, इसका मतलब क्रिकेट खेलने वाला बिल्ला होता है। होमोग्राफ्स, सेम स्पेलिंग अलग मतलब और साउंड। डेफिनेशन, होमो मतलब सेम और ग्राफ मतलब राइटिंग, ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन कभी सेम हो सकती है और कभी अलग भी हो सकती है। जैसे लीड टू गाइड, इसका मतलब किसी को रास्ता दिखाना या लीड करना होता है, इसको लीड प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, फिर आ गया लेड, इसका मतलब एक तरह की धातु, मेटल। इम्पॉर्टेंस, इन वर्ड्स को समझने से भी आपकी वोकेबलरी और कन्फ्यूजन बहुत कम हो जाती है, वोकेबलरी बढ़ जाती है आपकी। एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी बिल्डिंग का मतलब है नए नए शब्दों को सीखना और उनका अपनी डेली लाइफ में सही तरीके से इस्तेमाल करना। टेक्निक्स, रीड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। जब आप डेली रीडिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलते हैं जो आपकी वोकेबलरी को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। यूज़ अ डिक्शनरी रेगुलरली, जब भी कोई ऐसा वर्ड मिले जिनका मतलब आपको नहीं पता तो तुरंत डिक्शनरी चेक करें ताकि उसका एग्जैक्ट मीनिंग और यूज़ समझ सकें। लर्न 1 और 2 न्यू वर्ड्स एवरी डे, हर दिन एक टारगेट बनाएं कि सिर्फ 1 या 2 नए वर्ड्स ही सीखने हैं। 1 साल में आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। यूज़ न्यू वर्ड्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, सिर्फ वर्ड सीखना काफ़ी नहीं है, जब तक आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में बातचीत या राइटिंग में यूज़ नहीं करेंगे आप उन्हें भूल जाएंगे। लर्न प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, रूट वर्ड्स और अफिक्सेस को समझकर आप एक ही वर्ड से कई नए वर्ड्स खुद बना सकते हैं। प्रैक्टिस सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, किसी भी वर्ड का सेम मीनिंग मतलब सिनोनियम और अपोजिट मतलब एंटोनियम सीखें, इससे एक ही बात को कहने के कई तरीके मिल जाते हैं। सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स एंड वर्ड गेम्स खेलें जैसे क्रॉसवर्ड या वर्ड पजल्स, दिमाग को एक्टिव रखता है और मज़े मज़े में नए वर्ड्स याद करवाता है। नेक्स्ट क्या है? इम्पॉर्टेंस, बेटर कम्युनिकेशन, इससे आप अपनी बात को ज़्यादा साफ और असरदार तरीके से दूसरों को समझा पाते हैं। इम्प्रूव्ड राइटिंग स्किल्स, आपके
एसेज, लेटर्स और आंसर्स लिखने का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाता है। ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, जब आपके पास अच्छे वर्ड्स होते हैं तो इंग्लिश बोलते वक्त डर या हेजिटेशन नहीं होती। बेटर अंडरस्टैंडिंग वाइल रीडिंग, मुश्किल बुक्स या आर्टिकल्स पढ़ते वक्त आपको बार बार रुकना नहीं पड़ता। कंक्लूजन, रेगुलर प्रैक्टिस ही वोकैबुलरी को सुधारने की असली की है। एक्सप्लेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद एग्जाम्पल। इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे बेसिक रूल है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री करने चाहिए। रूल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रूल्स। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, शी राइट्स लेटर, यहाँ शी सिंगुलर है इसलिए वर्ब राइट्स यूज हुआ है। दे राइट लेटर्स, यहाँ दे प्लूरल है इसीलिए वर्ब राइट यूज हुआ है। द बॉय प्लेज फुटबॉल, द बॉय एक अकेला लड़का है इसलिए प्लेज आया। द बॉयज प्ले फुटबॉल, द बॉय एक से ज़्यादा लड़के हैं इसीलिए प्ले आया। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस। मेक सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट, इससे आपको सेंटेंसेस ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही बनते हैं। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, सही वर्ब यूज़ करने से सामने वाले को अपनी बात बिना किसी कन्फ्यूजन के समझ आती है। अवॉइड्स कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स, इस रूल को फॉलो करने से इंग्लिश लिखते या बोलते वक्त छोटी मोटी गलतियाँ नहीं होती। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इंग्लिश में किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव, इसमें सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, सेंटेंस का फोकस सब्जेक्ट पर होता है। एग्जाम्पल, राम रोट द लेटर, राम ने खत लिखा, यह राम मेन है। ठीक है, पैसिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है यानी जो काम हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। द लेटर वॉज रिटन बाय राम, खत राम के द्वारा लिखा गया, यहाँ खत या फिर जो लेटर है उस पर फोकस किया गया है। मेन डिफरेंसेस, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट काम करता है, डायरेक्ट एंड सिंपल, सीधी और सरल बात होती है। कॉमन इन एवरीडे कम्युनिकेशन, रोज़मर्रा की बातचीत में यूज़ होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, सब्जेक्ट पर काम होता है। फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव, थोड़ी ज़्यादा फॉर्मल होती है। कॉमन इन रिपोर्ट्स एंड एकेडमिक राइटिंग, ऑफिशियल रिपोर्ट्स या पढ़ाई लिखाई में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन पंचुएशन मार्क्स एंड देयर यूजेस। पंचुएशन मार्क्स ऐसे सिंबल होते हैं जो राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं ताकि सेंटेंसेस बिल्कुल साफ, क्लियर और मीनिंगफुल बन सके। इनके बिना सेंटेंस का मतलब बदल सकता है। स्टॉप जो है वो सेंटेंस को एंड करता है, जैसे शी इज़ अ स्टूडेंट। कॉमा सेपरेट्स वर्ड और आइडियाज़, एप्पल्स, बनाना, जो भी ऑरेंजेस, ठीक है, ये सब आप देख लेना। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हार्ड स्पॉट्स इन इंग्लिश ग्रामर। हार्ड स्पॉट्स क्या है, इंग्लिश ग्रामर में हार्ड स्पॉट्स उन टॉपिक्स या एरिया को कहा जाता है जहाँ नए सीखने वाले मतलब लर्नर्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलतियाँ करते हैं। मेजर हार्ड स्पॉट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। सेंटेंसेस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पार्ट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आर्टिकल्स, कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है और कहाँ द लगाना है, इसके रूल्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। प्रीपोजिशन, वर्ड्स जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन का सही यूज़ समझना काफ़ी मुश्किल होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलने और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने में लर्नर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। किसी की कही बात को बदलकर बताने के रूल्स थोड़े उलझे हुए होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड को सही ऑर्डर में रखकर एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना। पंचुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप और बाकी मार्क्स का सही जगह यूज़ करना। वेज टू इम्प्रूव, रीड इंग्लिश डेली, रोज़ इंग्लिश पढ़ो। प्रैक्टिस ग्रामर एक्सरसाइजेस, लर्न ग्रामर रूल्स, राइट रेगुलरली, रिवाइज कॉमन मिस्टेक्स। कंक्लूजन, रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन से आप इंग्लिश ग्रामर के मुश्किल एरियाज़ पर ओवरकम पा सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स। बहुत से इंग्लिश लर्नर्स ग्रामर के सही रूल्स ना पता होने की वजह से रोज़मर्रा में कुछ आम गलतियां करते हैं। कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स, इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस,
इनकरेक्ट आर्टिकल्स, रॉन्ग प्रपोजिशंस, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, डबल नेगेटिव्स, इनकरेक्ट पंचुएशन, रॉन्ग वर्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल, ही गो टू स्कूल जबकि आना चाहिए ही गोज़ टू स्कूल, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए गोज़ आएगा। शी इज़ इन गुड इंग्लिश, शी इज़ गुड इन इंग्लिश। शी इज़ गुड एट इंग्लिश, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होने के लिए हमेशा गुड एट का यूज़ किया जाता है। आई हैव ए अम्ब्रेला, पर यहाँ क्या आना चाहिए, आई हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन। बाय अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, इसका मतलब है कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स को अच्छे से समझते हैं और रोज़ाना उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है। ओनली रूल्स रटना काफ़ी नहीं है, उन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करना ज़रूरी होता है। लर्नर्स कैन अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव देयर इंग्लिश। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।